नेक्स्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि कोई भी पपी हो, कोई भी ब्रीड का पपी हो, वो जर्मन शेफर्ड हो, वो साइबेरियन हस्की हो, बीगल हो, कॉकर स्पेनियल हो, लेब्राडोर हो, कोई भी ब्रीड है, हम उनको जब सहलाएंगे तो उनके ईयर्स को टच नहीं करेंगे। आप जब उनको सहलाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इनके ईयर्स को छोड़ के बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे आप उनको सहला सकते हो, स्पेसिफिकली बैक साइड पे, राइट। बट जनरली लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब पपी बैठा हुआ है, जब उसका हेड है, सो हेड के ऊपर ऐसे उनको सहलाते रहते हैं, जिससे इनके ईयर्स पीछे की ओर बैंड हो सकते हैं, राइट। जर्मन शेफर्ड के ईयर्स जो कि उनको एक्चुअली खड़ा होना है इन नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, वो कभी खड़े नहीं हो पाते और परमानेंटली वो बैठ जाते हैं। कॉकर स्पेनियल बीगल्स में जो ईयर्स उनके लॉन्ग एंड ड्रूलिंग होने चाहिए, इवन लेब्राडोर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स में, तो जब आप उनको ऐसे हेड के ऊपर कान को जब सहलाते हो, पीछे की ओर ले जाते हो सहलाते सहलाते, तो वो पीछे की ओर परमानेंटली मुड़ जाते हैं, जो कि उनका जो लुक है वो लुक को डैमेज करता है। सो मेक श्योर कि जब पपी के साथ में आप खेलते हो उनके ईयर्स को बिल्कुल टच मत कीजिए, राइट। एक्सरसाइज की, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया अभी कि फैचिंग घर के अंदर बिल्कुल नहीं करवाएंगे। जब पपी बड़े भी हो जाएंगे उसके बाद में भी एक्सरसाइज उनकी वॉकिंग ही रहेगी, राइट। सो आप जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 वैक्सीनेशंस, जब मैं आपको अलाउ करूंगा कि अब आप उसको घर के बाहर लेके जा सकते हो, तो आप उनको स्लो एंड स्टेडी वॉक करवाइए, रनिंग बिल्कुल मत करवाइए। अप टू द एज ऑफ 8 मंथ्स हम कोई भी ब्रीड को रनिंग करवाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। रनिंग करवाने से उनके जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, वो टेम्पररी भी हो सकता है, वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। उनके लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं, वो रप्चर भी हो सकते हैं, उनके जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि कभी भी अप टू द एज ऑफ 8 मंथ्स पपी को रनिंग मत करवाइए, रादर स्लो एंड स्टेडी वॉक करवाइए। वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। आफ्टर जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीशन ऑफ 3 वैक्सीनेशन जब घर के बाहर लेके जाते हो तो एक्टोपैरासाइट होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब टिक्स, फ्लीज, बाइटिंग लाइज, ये सब एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी ऑलवेज रिकमेंड। आप नंबर ऑफ टाइम्स क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि हाँ ये टिक्स तो आते जाते रहते हैं, आते हैं, हम निकालते रहते हैं, बट उसका सीरियसनेस आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ह्यूमंस में मॉस्किटो बाइट की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, ऐसे ही पेट को जब टिक्स बाइट होता है तो उनको एहरलिचियोसिस, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ऐसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये होने के बाद में वो कभी फैटल भी हो जाता है। सो मेक श्योर कि ये सब ट्रीटमेंट हम बाद में करें, उससे अच्छा है कि प्रिवेंशन करें। सो ऑलवेज पपी को जब घर के बाहर ले जाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले टिक्स का प्रिवेंशन करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए आप। बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं जिसको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में वर्म्स कहते हैं, जिसको करमिया भी बोलते हैं या क्रूमी भी बोलते हैं। सो इंटरनल पैरासाइट्स के लिए डीवर्मिंग किया जाता है। पपी जब तक 3 मंथ्स का होता है तब तक डीवर्मिंग एवरी 15 डेज कैरी आउट होता है। फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स ऑफ एज एवरी 1 मंथ होता है, एंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स थ्रू आउट लाइफ एवरी 3 मंथ्स होता है। सोशलाइजेशन, जैसे बताया, घर के बाहर ले जाना जब स्टार्ट करेंगे तब सोशलाइजेशन करना बहुत जरूरी रहेगा। सोशलाइजेशन हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि डॉग को डॉग से मिलवाएंगे या डॉग को सिर्फ ह्यूमन से मिलवाएंगे, बट हम डॉग को, हम अपने पपी को, अपने पेट को, दोनों से ही सोशलाइज करेंगे। ह्यूमन से सोशलाइज करने का मतलब ये रहता है कि जब हम उसको दूसरे ह्यूमंस के साथ में जब सोशलाइज करते हैं तो अपना पपी, अपना पेट जो है वो एक एक्सेप्ट करता है कि ह्यूमन भी एक ऐसी स्पीसीज है जो कि ट्रस्टवर्थी है, जो हमें हार्म नहीं करती है, हम उनके साथ में खेल सकते हैं। तो उनका ह्यूमन के साथ में एक बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ता है। और जब हम उसको दूसरे पेट्स के साथ में सोशलाइज करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ दूसरे डॉग्स भी अच्छे ही रहते हैं, हम उनके साथ में खेल सकते हैं।
सो ये दोनों के साथ में सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सोशलाइज नहीं करते हैं आप पपीहुड में, तो बड़े होके वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। उनका बिहेवियर टुवर्ड्स ह्यूमन एज वेल एज टुवर्ड्स अदर डॉग्स एग्रेसिव हो सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि अगर आप ये पेट स्पेसिफिकली आप अपनी प्रीमाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए हो, पपी को फैक्ट्री पे रखने के लिए लाए हो जो कि आपकी प्रीमाइसिस के प्रोटेक्ट करे, या पार्टी प्लॉट के लिए, या कोई भी। सो अगर प्रोटेक्शन पर्पज से लाए हैं आप, तो बिल्कुल आप सोशलाइज मत कीजिए। लेकिन आप अपने कंपेनियनशिप के लिए लाए हैं तो बिल्कुल सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट वैक्सीनेशन हम उनको दे सकते हैं घर पे लाने के 5 to 7 डेज के बाद में। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि जब उनका विनिंग स्ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा, पपी आपके घर के अंदर सेट हो जाएगा, उसके बाद में हम उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जनरली फर्स्ट वैक्सीनेशन की एज रहती है 40 डेज के बाद में। लेकिन जैसे कि आप अगर 30 डेज पे अगर आप लाए हो पपी, तो 10 दिन के बाद में होगा वैक्सीनेशन। बाय द टाइम वो आपके घर पे सेट हो जाएगा। अगर आप पपी ऑलरेडी 50 डेज का लाए हुए हैं, तो वैक्सीनेशन की एज हो गई है उसकी। लेकिन जबकि आप लाए हो आज या कल में ही लाए हो, अभी 5 to 7 डेज का पीरियड नहीं हुआ है, तो आप उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो। सो वैक्सीनेशन के लिए अल्टीमेटली 40 डेज की एज के बाद का होना चाहिए और घर पे लाने के 5 to 7 डेज के बाद में फर्स्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए। फर्स्ट वैक्सीनेशन मिनिमम कवर करना चाहिए पार्वो वायरस एंड डिस्टेम्पर वायरस, और उसके बाद में उसका 3 वीक्स के बाद में जो सेकेंड शॉट आएगा उसके अंदर हम एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस कवर करते हैं। लेकिन शुरुआत हम पार्वो और डिस्टेम्पर से ही करना चाहते हैं। लेकिन इन केस अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन में भी अगर पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस कवर करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो हमारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल ऐसा होता है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर वायरस देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस भी हम कवर करते हैं अलॉन्ग विथ पार्वो वायरस एंड डिस्टेम्पर वायरस, जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के 3 वीक्स के बाद में होता है। अगेन सेकेंड वैक्सीनेशन के 3 वीक्स के बाद में सेकेंड वैक्सीनेशन का बूस्टर शॉट लगता है। सेम वैक्सीन रिपीट होते हैं इंक्लूडिंग एंटी रेबीज वैक्सीन। सो एंटी रेबीज वैक्सीन का फर्स्ट शॉट उस दिन हम लगा देते हैं, क्योंकि बाय द टाइम पपी 90 डेज कंप्लीट कर चुका होता है। एंटी रेबीज वैक्सीन 90 डेज की एज के बाद में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई डॉग बाइट हो जाता है अपने पपी को। फोर्थ वैक्सीनेशन थर्ड वैक्सीनेशन के 1 महीने के बाद में देते हैं, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन का बूस्टर शॉट करते हैं और कैनेल कफ वैक्सीनेशन का 1 शॉट करते हैं। दैट्स इट। उसके बाद में एक्चुअली इनका वैक्सीनेशन हर साल में 1 बार होता है, क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, तो वो बूस्टर शॉट्स में ऐसे लगता है, बाद में हर साल में 1 बार लगता है। सो ऐसे हम वैक्सीनेशन कवर करते हैं पपीज का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हमारा बॉडी डेली अलग अलग फूड को एडेप्ट कर सकता है और उनका डाइजेशन इजीली कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई चाइनीज खाता है, कल पंजाबी खाता है, परसों इटालियन खाता है, नेक्स्ट डे मैक्सिकन खाता है, हम डेली अपना फूड चेंज करते हैं, फिर भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डेली ये फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। डॉग्स के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। डॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सेंसिटिव रहती है। आपको लाइफ में कभी भी उसका फूड चेंज करना है, नया फूड ऐड करना है, तो इट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल। हमेशा धीरे से ही आप आगे बढ़ सकते हो, आप सडन चेंज कभी भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही ब्रांड का लेकिन स्टार्टर फूड में से पपी फूड पे स्विच होते हो, या पपी फूड में से एडल्ट फूड पे जब स्विच होते हो, तो भी आपको स्लो एंड ग्रेजुअल ही जाना पड़ेगा। एक फूड खत्म हो गया और दूसरा फूड अगर आप लेके आ गए और आपने सडन उसको चेंज कर दिया, द सर्टेनली डॉग को या तो डायरिया हो जाएगा, या वॉमिटिंग हो जाएगी, या बोथ, दोनों ही हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके पपी का, आपके पेट का कभी भी फूड सडन और ड्रास्टिक चेंज मत कीजिए। अभी जो आप अब ये पपी जो लेके आए हैं,
उसका शुरुआत आप कर सकते हो लाइक सेरेलैक पाउडर से और स्टार्टर फूड से। सो 1 स्कूप सेरेलैक पाउडर लीजिए, 20-30 ml के अंदर उसको मिक्सअप कीजिए, उसके अंदर स्टार्टर फूड के दाने डाल दीजिए, नगेट्स जो आते हैं छोटे छोटे, वो 10 नगेट्स डाल दीजिए और उसको 45 to 60 मिनट्स रहने दीजिए। जब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए फिर आप उसको सर्व कर सकते हो। अगर उसकी डिमांड होती है कर्ड की, जैसे आपको जिससे आप लाए हो वो आपको बताएंगे कि कुछ कुछ पपीज कर्ड ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाने के साथ में, तो अगर वो कर्ड ऑलरेडी एडेप्ट कर चुका है वो, तो आप थोड़ा सा कर्ड भी साथ में डाल सकते हो। कर्ड बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा चिल्ड भी नहीं होना चाहिए। सो 1 स्कूप सेरेलैक पानी के साथ में मिक्सअप करके नगेट्स अंदर डाल दिए, 45 मिनट्स रहने दिया। नगेट्स जब सॉफ्ट हो गए उसके बाद में कर्ड डाल के आप सर्व कर सकते हो। सो ऐसे दिन में 4 to 5 टाइम्स आप पपी को सर्व कर सकते हो फूड। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उनका फूड बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रीड। स्मॉल ब्रीड है जैसे पोमेरियन है, पग है, लासा है, शित्जू है, ये सब, तो इनको आप डेली 5 नगेट्स बढ़ा सकते हो। सो आज अगर 10 नगेट्स दिए उनको फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे आप 15 कर सकते हो, नेक्स्ट डे 20 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। अगर लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, राइट, जर्मन शेफर्ड है, ऐसे मीडियम ब्रीड है, तो ऑब्वियसली आप लार्ज ब्रीड है, तो ऑब्वियसली आप उनको डेली 10 नगेट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप सैन बर्नार्ड या ग्रेट डेन जैसी जायंट ब्रीड लाए हैं तो ऑब्वियसली आप डेली 20-30 नगेट्स डेली बढ़ा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रीड, लेकिन उनका फूड बढ़ना बहुत जरूरी होता है। सो स्लोली धीरे हम नगेट्स बढ़ाते रहते हैं एंड धीरे सेरेलैक कम करते रहते हैं। सो इन नेक्स्ट फ्यू डेज आप स्टार्टर फूड पे स्विच कर लेते हैं। सो जब तक 3 वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हम फिर उनको स्टार्टर फूड पे ही रखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 वैक्सीनेशंस हम अकॉर्डिंग टू द ब्रीड, अकॉर्डिंग टू योर हाउस एनवायरनमेंट, हम उनका फूड फिर चेंज करते हैं। जो घर में नॉनवेज यूज करते हैं वो नॉनवेज यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो नॉनवेज बिल्कुल यूज नहीं करते वो फिर धीरे क्या क्या वेज दे सकते हैं उसका हम एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि आप इतना वेजेस यूज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे उनकी फूड की हैबिट रहेगी। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, नेवर फॉरगेट, डॉग का फूड कभी भी चेंज नहीं कर सकते सडन एंड ड्रास्टिक। इट शुड ऑलवेज बी चेंज्ड इन स्लो एंड ग्रेजुअल वे, राइट। सो इतने इंस्ट्रक्शन से मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू फ्रेंड्स।